हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुजिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस की एनसीईआरटी। इसका पहला चैप्टर अपन आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। अपन जिस प्रकार से हमने क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ एकदम लाइन टू लाइन की और एकदम डीप से समझा, उसी तरीके से अपन 7 की एनसीईआरटीज़ को भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि एनसीईआरटी से कभी कोई क्वेश्चंस आए तो वो छूटे ना। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 6 क्लास में पढ़ रहे हो या 7th क्लास में 7th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या कि एनसीईआरटी से अगर कुछ आए तो छूटे ना। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर है कि बड़े बच्चे हो, तो छोटे बच्चे की किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बोर फील कराती हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको थोरोली एक एक वर्ड के थ्रू आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं ऑटोमेटिकली बस एक बार रीड करके आगे बढ़ जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं अच्छे से समझाते हुए आगे चलता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में हमने देखा था कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सारे जीव होते हैं उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। ठीक है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए? हमारे भोजन में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए तथा इसके साथ साथ रफेज एंड वाटर ये हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, इन सबसे भरपूर जो भोजन होता है वो पोषक या संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, इन पोषकों से भरपूर जो भोजन होता है वो संतुलित भोजन कहलाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि ऑल एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ठीक है, नीड्स फूड। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, पादप अपना भोजन बना सकते हैं। एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, उस प्रोसेस के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रोसेस एनिमल्स वगैरह में नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल्स वगैरह जो हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं या तो दूसरे एनिमल पर या फिर प्लांट पर, वो खुद का भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, या तो प्लांट को खाएंगे भाई सी, या तो वे पादपों को खाएंगे या फिर क्या करेंगे, पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु को खाएंगे। ठीक है, जो शाकाहारी एनिमल, पादपों को जो खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी एनिमल्स। तो या तो वो शाकाहारी एनिमल्स को खाएंगे या फिर पादपों को खाएंगे। ठीक है, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पादपों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। बूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन जो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है पत्तियों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ज़रूरत होती है उसके लिए, और उसके थ्रू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। बिल्कुल, वाटर चाहिए उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दे आर इजीली अवेलेबल हैं इन देयर एनवायरनमेंट। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ की जरूरत क्यों होती है? सजीवों की शारीरिक संरचना के लिए, ठीक है, एनाटॉमी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव मतलब रिपेयर के लिए उनको पोषक पदार्थों की जरूरत होती है तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसमें ये एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? सजीव जो भोजन ग्रहण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, उन्होंने भोजन किया, ठीक है, और उस भोजन को उन्होंने अंदर जाके प्रोसेस किया। ठीक है, यूटिलाइज किया, वो जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वयं मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण कर सकते हैं अपना।
ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। प्लांट इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं जिन्हें विषमपोषी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। जंतु और अन्य ऐसे अधिकतर जीव होते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पत्तियां खाएंगे, लीव्स उसकी, ठीक है, लीव्स खाएंगे, और उसकी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी जड़ होती है, जो जानवर वगैरह कई सारे तने वगैरह, तो उसकी मोस्टली सारे पार्ट्स को, फूल वगैरह है ना, उन सभी पार्ट्स को खाते हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। हमारा शरीर जो है वो स्वयं भोजन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं होती, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये जो प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल कंपलसरी है। क्लोरोफिल के द्वारा ही इस प्रोसेस के थ्रू भोजन बनाया जा सकता है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, तो पत्तियों में। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? बिल्कुल नहीं। अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? बिल्कुल हाँ, पत्तियों में निर्मित होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो या तो वो जड़ों के द्वारा या डायरेक्टली एयर के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर के द्वारा लेंगे, ठीक है। खनिज वगैरह, वाटर वगैरह वो कहाँ से लेंगे? जड़ों के द्वारा, ठीक है, मिट्टी से। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो उनमें एक ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेन का इन दी सेंस एक उनमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जो ये काम करती है। जाइलम एक स्ट्रक्चर होती है, जाइलम, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है फ्लोएम। फ्लोएम जो होती है जो फूड बन जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, लेकिन जाइलम जो होती है वो क्या करेगी? खनिज और पानी का संचरण करेगी वो, ठीक है। खनिज और पानी का संचरण जो होता है वो एक दिशा में, या जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जाइलम में वो एक दिशा में होता है, ओनली वन डायरेक्शन, जड़ से लेके ऊपर तने की ओर, ठीक है। वो बिखर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वापस नहीं आएगा ऐसे। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? भोजन बना पत्तियों में, उसके थ्रू सब जगह जाएगा, ऊपर नीचे जड़ तक जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो बहुदिशीय है, जबकि जाइलम जो है वो एक दिशीय वर्क करता है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल हाँ, हमने अभी डिस्कस किया था इस बारे में। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, बिल्कुल। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जो हैं वो जड़ या मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तना जो रहेगा, जड़ रहेंगे इसमें, इसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, ठीक है, जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये आगे क्लासेस में पढ़ोगे आप। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। पत्ती में क्या पाए जाएंगे? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है पत्ती में प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स द्वारा जो है वो ये रंध्र घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे रहते हैं और ये छिद्र जो होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। एक बार अपन इस सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि इमारतें जो होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर जो होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? सेल्स। इन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। तो हमारा शरीर किन से मिलकर बना होता है? छोटी छोटी सेल्स के, सूक्ष्म इकाई होती हैं सेल्स, उनके द्वारा। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं अपन। जनरली तो नहीं देख सकते अपनी नग्न आंखों से, लेकिन इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, हाँ, एक कोश की जीव होते हैं, बहुकोश की जीव होते हैं, अमीबा वगैरह हो गई ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक कोशिका से ही बने होते हैं, इनका पूरा शरीर ही एक कोशिका उसी से बना होता है, उसी से सारे प्रोसेस वगैरह सारे काम उसी कोशिका के थ्रू करते हैं वो। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, ठीक है। कोशिका जो होती है इसके बाहर एक पतली बाह्य संरचना पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है? एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य हो गए। सबसे बाहर क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। उसके भीतर क्या हो गई? ये कोशिका हो गई। और ये क्या हो गई? केंद्रक हो गया। और केंद्रक चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? कोशिका द्रव्य से, ठीक है। ये हो गया।
डायग्राम को तो देख लेते हैं एक बार। केंद्रक ये रहा, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य ये फैला हुआ है इतना सारा ये, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली हो गई ब्लैक ब्लैक सी है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जल एवं खनिज जो होते हैं वाहिकाओं द्वारा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम वगैरह, तो जाइलम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, बिल्कुल सही बात है। नली के समान एक स्ट्रक्चर होती है, जड़, तना, शाखाओं तो पत्तियों तक फैली होती है, सभी जगह फैला होता है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, ठीक है। ये जो है पूरे प्लांट में फैली रहती है, हर जगह, जड़ से लेकर के और पत्ती के छोर तक सब जगह फैली रहती हैं ये, ठीक है, सब जगह। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये भोजन बना सकती हैं, बाकी का कोई भाग नहीं बना सकता, ठीक है। हरे कलर का जो पार्ट होता है, ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, हाँ बिल्कुल, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रोसेस होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, ठीक है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण, फूड सिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो सूर्य की उपस्थिति में हो रही है और इसी वजह से इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं जल, हाँ क्या कॉमा ही कॉमा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है? सूर्य, जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इन चीज़ों की अगर कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगर वाटर नहीं होगा तो भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है, प्रकाश नहीं होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है, और खनिज नहीं होगा तो भी नहीं होगा। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, ठीक है, अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, बिल्कुल सही बात है। सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसमें ये आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, PS1 PS2, ठीक है, वो अलग है। 680 नैनोमीटर वगैरह पता नहीं किस किस पे काम करते हैं, वो आपको आगे क्लासेस में पढ़ा जाएंगे। नहीं पता नहीं कि क्या मतलब, हाँ मतलब आगे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो तब पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब सोलर एनर्जी ही एक ऐसी है जो सभी जीवों के लिए चरम सोर्स है। चरम सोर्स का मतलब है कि ये एक अकेला सोर्स है, इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है, ठीक है। सूर्य एक ऐसा सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, ओनली वन, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, एवरीवन विल बी डेड, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। फूड विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। इफ द फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस विल नॉट हैपन सो फूड विल नॉट बी अवेलेबल। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। सभी का जीवन जो है वो पादपों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनती है। हमें जो ऑक्सीजन प्रदान होती है, हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वायुमंडल से, वो ऑक्सीजन भी पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाई गई है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो नंबर 1 क्या होगा? फूड विल नॉट बी अवेलेबल, फूड नो। सेकंड क्या होगा? ऑक्सीजन नो। अब जाहिर सी बात है कि फूड के बिना तो चलो आदमी रह भी ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन एक्सेट्रा जो भी ड्यूरेशन है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के रहना संभव नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है, बिल्कुल सही बात है, संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं होगी, भोजन तो होगा ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में सारी प्रोसेस होती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एंड वाटर भी। ठीक है, लेकिन वाटर इसमें है ऑलरेडी, इसलिए वो नहीं दिखा रखा, बाकी का वाटर भी बनता है H2O। ठीक है, H2O भी होता है, रिलीज होता है, मतलब बनता है क्या, वो ऑलरेडी है तो वो क्या बनना, लेकिन वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, मंड या स्टार्च के रूप में पत्तियों में होती है। ठीक है, देखो ये पत्ती है, पत्ती को काटा तो ठीक है, ये जो है वो क्लोरोफिल संरचनाएं को दिखाता हूँ, ये जो है वो क्लोरोफिल संरचनाएं हो गई। ठीक है, और ये जो हो गई वो गार्ड सेल हो गई है। ठीक है, गार्ड सेल, और ये बीच में जो छेद है वो हो गया रंध्र। ठीक है, इन गार्ड सेल्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है, इन गार्ड सेल्स के द्वारा, अरे यार, इन गार्ड सेल्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है, ये छिद्र जो होता है ये। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये पत्ती है, यहाँ से इन्होंने काटा, यहाँ से देखो ये जो है वो द्वार सेल है, गार्ड सेल्स जिन्हें बोला जाता है, ये चौड़ी सी जो है। ठीक है, ये चौड़ी सी, ये चौड़ी सी गार्ड सेल, और बीच में क्या है, रंध्र, ये वाला रंध्र है। ठीक है, आगे देखते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर पत्ती में स्टार्च उपस्थित है तो इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। स्टार्च का मतलब ही यही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। अगर स्टार्च नहीं होगा तो नहीं हुआ है, तो हुआ है भाई, जाहिर सी बात है, स्टार्च और कहाँ से आएगा। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही बात है भाई, स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस दिखा रखी है, पत्ती, सौर ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से खनिज और वाटर जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो चलिए, भूजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है। ठीक है, वर्ण की वजह से इनकी पत्तियों का कलर ये होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल, हरे कलर का अवेलेबल, हरे कलर दिखा रहा है कि वहाँ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मरुस्थलीय पादप वगैरह की बात करें, ठीक है, नागफनी कैक्टस पर, उनका तो पूरा तना ही हरा होता है। ठीक है, पूरा तना ही हरा होता है उनका, तो जाहिर सी बात है इसी तने के द्वारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। हाँ, ये दे भी रखा है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन इवापोरेशन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा सूल रूपी हो जाती हैं। ठीक है, पत्तियों में सल्क जम जाएगा या कांटों में थ्रोन्स में परिवर्तित हो जाएंगी। तो पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, आगे का लेक्चर अपन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।